रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू कोडनीट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना CS403 का लेक्चर 43। तो वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच कीजिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो आपका मिस ना। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे चैनल से आने वाले जो मजीद अपडेट्स हैं वो आपको टाइमली मिलती रहें। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हमने इंक्रीमेंटल लॉज विद डेफरल अपडेट्स को पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि डेफरल अपडेट्स होती क्या है। तो डेफरल अपडेट्स का मतलब ये है कि डेटाबेस पर एक्चुअल अपडेट तब होती है जब ट्रांजैक्शन जो है वो कमिट हो जाए, ठीक है। कमिट से पहले सिर्फ लॉग फाइल जो है वो मेंटेन होती है, डेटाबेस को फ़ौरन चेंज नहीं किया जा सकता। अब हम सीक्वेंस में इसको कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पे आप लोग एक एग्जांपल देखो, x इज इक्वल टू एक्स प्लस 10 है। अब हमने x की वैल्यू लिखनी है। अब हमने क्या करना है, हम ये मान लें कि x की जो वैल्यू है वो डाटाबेस में हमारे पास 23 है। ये वैल्यू रैम और बफर में आ जाती है। रीड ऑपरेशन का कोई अलग जो लॉग वो नहीं बनता। अब स्टेप 2 में हमने क्या करना है, स्टेप 2 में 23 को x की जगह जाके लिख देंगे। अब 23 और 10 को जब प्लस किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, 33। तो ये वाली जो कैलकुलेशन है ये रैम में होती है। अब तक डाटाबेस जो है वो चेंज नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि अभी एडिशन का प्रोसेस नहीं हुआ, अभी हमने जस्ट वैल्यू रखी है। स्टेप 3 में क्या होगा, स्टेप 3 में क्या होगा, अब ये ऑपरेशन को हम राइट करेंगे, ठीक है। राइट करेंगे, एग्जीक्यूट जब राइट एक्स एग्जीक्यूट होता है तो DBMS लॉग बफर फाइल में एंट्री करता है। लॉग एंट्री कैसी होती है, अब यहाँ पे आप लोग देखो, ये जो X10 है ये ट्रांजैक्शन का नंबर है, जो X है ये डाटा की आइटम है, और जो 33 है जो हमने 23 और 10 को प्लस करके दिखा है वो हमारे पास 33 आया। तो ये न्यू वैल्यू है जो डाटाबेस में लिखनी है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को बता दूं कि सिर्फ राइट ऑपरेटर का जो है वो लॉग बनता है, रीड और कैलकुलेशन का जो है वो लॉग नहीं बनता। तो MCQs के लिहाज से आपने याद रखना, जो राइट ऑपरेटर है उसका लॉग बनता है, रीड और कैलकुलेशन का लॉग नहीं बनता। अब हमारे पास कमिट का हमने देखना है, जो स्टेटमेंट है वो कैसी होती है। तो सबसे पहले डाटाबेस बफर अपडेट होता है, जो x की वैल्यू है हमारे पास वो अपडेट हो जाती है हमारे पास, जैसे कि 33 होगी, ठीक है। अब लॉग की फाइल डिस्क पर लिख दी जाती है, लॉग की जो एंट्रीज जाती हैं वो परमानेंट हो जाती हैं, ठीक है। और डाटाबेस की जो डिस्क है वो क्या करती है, डाटाबेस की जो डिस्क है वो अपडेट हो जाती है, बफर से डाटा डिस्क पर लिखा जाता है, ठीक है। अब हम क्रैश का सिनेरियो पढ़ लेते हैं कि क्रैश कैसे होता है। जो सिस्टम का क्रैश होता है तो कभी कभी कमिट हो चुका होता है, लेकिन डाटाबेस बफर का जो डाटा है अभी डिस्क पर राइट नहीं हुआ होता। अगर इसी टाइम सिस्टम क्रैश हो जाए, रैम का जो डाटा है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। रैम का जो डाटाबेस है उसमें पुरानी वैल्यू 23 है वो रह जाएगी, क्योंकि उस पर कमिट हुआ है और नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नहीं कंप्लीट हुई, तो ट्रांजैक्शन कमिट हो चुकी होती है। अब रिकवरी के क्या प्रोसीजर होती हैं, अगर हमारे पास कोई क्रैश का सीन आ जाता है, हमारी जो वैल्यू है वो वैसी ही रहती है, नेक्स्ट अपडेट नहीं होती, तो उसको रिकवर कैसे करते हैं। तो क्रैश के बाद हम उसको रिकवरी प्रोसेस में लेके आते हैं। जब सिस्टम क्रैश होता है और फिर रिस्टार्ट होता है तो DBMS का एक कंपोनेंट रिकवरी मैनेजर को हम RM भी कहते हैं, वो एक्टिवेट हो जाता है। RM का मेन जो काम होता है वो ये है कि डेटाबेस को करेक्ट और कंसिस्टेंसी स्टेट में वापस लाना। रैम सबसे पहले क्या करता है, डिस्क पर जो मौजूद फाइल्स होती हैं उनको रीड करता है, फिर चेक करता है कि कौन सी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुई है यानी कमिट हुई है या नहीं हुई, और कौन सी ट्रांजैक्शन है जो इनकम्प्लीट, कौन सी ट्रांजैक्शन है जो कंप्लीट हो चुकी है और कौन सी ट्रांजैक्शन है जो अभी नहीं हुई, उसको रीडन करना है हमने, ठीक है। अब बेसिक रिकवरी के कुछ रूल्स होते हैं उसको देख लेते हैं। अब सिंपल से रूल है, अब यहाँ पे आप लोग देखो जो T1 है, ठीक है, वो बिगन भी हो रहा है, और यहाँ पे आप लोग देखो T1, अच्छा T1 यहाँ पे आप लोग देखो बिगन भी हो रहा है, ये T1, ठीक है। यहाँ से मैं हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको पता चले, और T1 यहाँ पे जाके कमेंट भी हो रहा है, ठीक है। इसी तरह T2 जो है वो बिगन हो रहा है यहाँ पे, और T2 है यहाँ पे जाके अबॉर्ट हो रहा है, ठीक है। इसी तरह जो हमारा T3 है, T3 हमारे पास ये है,
T3 जो है वो जस्ट बिगिन हो रहा है हमारे पास। तो अब बिगिन और जो कमेंट होता है वो ट्रांजैक्शन को रीडो कर देती हैं, बिगिन और जो अबॉर्ट होता है वो ट्रांजैक्शन को इग्नोर कर देती है, और जस्ट बिगिन होता है वो ट्रांजैक्शन को इग्नोर कर देता है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं चेक पॉइंट। चेक पॉइंट क्या होता है? तो चेक पॉइंट भी लॉग फाइल का ही रिकॉर्ड होता है। ये लॉग फाइल के अंदर माइलस्टोन रेफरेंस पॉइंट का काम करता है। मतलब चेक पॉइंट ये बताता है कि इस पॉइंट से पहले का डाटा सेफली डाटाबेस में आ चुका है या नहीं आया। चेक पॉइंट क्रिएट कब होता है? तो चेक पॉइंट क्रिएटिव वक्त DBMS 3 इंपॉर्टेंट काम करता है। तो सबसे पहले मॉडिफाई करता है, डाटाबेस बफर डिस्क पर लिख देता है, जब डाटा रैम या बफर में चेंज हुआ होता है वो बता देता है, उसे परमानेंट डिस्क और डाटाबेस में स्टोर कर देता है। सेकंड क्या करता है? लॉग जो है उसका बफर को डिस्क पर मूव करता है। जो लॉग या एंट्रीज रैम में होती हैं उन्हें डिस्क लॉग के ऊपर उस फाइल में लिख देता है। फिर आता है हमारा थर्ड पॉइंट, चेक पॉइंट जो रिकॉर्ड है लॉग फाइल में वो ऐड कर देता है। इस रिकॉर्ड में क्या क्या चीज़ें होती हैं? एक तो जो चेक पॉइंट होता है उसका टाइम, ठीक है, और उस वक्त एक्टिव ट्रांजैक्शन के नाम भी लिखी होती हैं। अब हम देख लेते हैं कि इस चेक पॉइंट का फ़ायदा क्या होता है हमारे पास। तो जो चेक पॉइंट होती हैं ना, गारंटी देता है ये कि चेक पॉइंट से पहले जो भी ट्रांजैक्शन हुई है ना वो सब कमिट हो चुकी हैं। उनका जो डाटा है वो डाटाबेस में ऑलरेडी सेव होता है। यानी अगर क्रैश हो जाए तो हमें ये तो नहीं पता ना कितना डाटा स्टोर हुआ है कितना नहीं हुआ, लेकिन अगर चेक पॉइंट के साथ हम लगाएं तो हमें ये चीज़ कंफर्म होती है कि जितना भी डाटा है वो सारा कमिट हुआ है, वो डाटा जो है वो डाटाबेस में ऑलरेडी सेव है। अब क्रैश के बाद चेक पॉइंट का क्या काम होता है हमारे पास? तो क्रैश के बाद जो हमारा RM है, जिसको हम कहते हैं रिकवरी मैनेजर, वो क्या करता है? RM लास्ट चेक पॉइंट ढूंढता है, ठीक है, यानी कि जो सबसे आखिर में चेक पॉइंट होता है उसको ढूंढकर फिर क्या करता है, और सिर्फ चेक पॉइंट के बाद वाली लॉग एंट्रीज को एनालाइज करता है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया कि चेक पॉइंट जब होता है तो उसका मतलब ये है कि उससे पहली बार जितनी भी वैल्यूज़ है ना वो हमारी कमिट हो चुकी हैं। तो पहली वाली वैल्यूज़ वो नहीं उठाएगी, क्योंकि ये चीज़ हमें इंश्योर करता है कि चेक पॉइंट से पहले वाली सारी वैल्यूज़ कमिट हो चुकी है। तो लास्ट चेक पॉइंट ढूंढ के उसके बाद वाली लॉग वाली एंट्रीज को एनालाइज करता है कि कौन सी कमिट हुई हैं और कौन सी नहीं हुई। इससे पूरा लॉग रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, रिकवरी जो है वो फास्ट हो जाती है। अब RM का जो डिसीजन है वो लॉजिकली 4 कैटेगरीज में डिवाइड होता है। तो सबसे पहले जो कैटेगरी है हमारी वो कैटेगरी है ट्रांजैक्शन जो चेक पॉइंट से पहले एंड हो चुकी हो उसको कम्प्लीटली इग्नोर कर देता है। रीज़न क्या है इनका? कि इनका जो डाटा है वो ऑलरेडी डाटाबेस में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, उसमें कहती हैं कि ट्रांजिशन जिसमें बिगिन हो और उसके साथ कमेंट भी हो, बिगिन भी हो और साथ में कमेंट भी हो, तो एक्शन उसमें रीडन कर देता है। रीज़न क्या है इसका? कि हो सकता है कि क्रैश से पहले जो डाटा है वो डिस्क पर ना लिखा गया हो, ठीक है। थर्ड क्या है हमारे पास? ट्रांजिशन जिसमें हमारे पास बिगिन हो और साथ में अबॉर्ट हो, तो एक्शन जो है वो उसका इग्नोर कर देता है। क्यों? क्योंकि ट्रांजैक्शन कैंसिल हो चुकी होती है इस फेस में। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांजैक्शन जिसमें जस्ट बिगिन हो, जस्ट बिगन, तो उस ट्रांजैक्शन को इग्नोर कर देती है। ट्रांजैक्शन इसमें क्योंकि इनकम्प्लीट रहती है। अब यहाँ पे आपके MCQs भी आ सकते हैं कि कौन सी ट्रांजैक्शन है जो इग्नोर हो जाती हैं और कौन सी रीडन होती हैं। तो रीडन जस्ट एक होती है जिसका बिगन हो और कमिट हो। अगर जो है ट्रांजैक्शन हमारी चेक पॉइंट से पहले एंड हो जाए तब भी इग्नोर हो जाती हैं। अगर हमारी ट्रांजैक्शन बिगन हो एंड देन अबॉर्ट हो तब भी वो इग्नोर हो जाती हैं। और ट्रांजैक्शन अगर सिर्फ बिगन हो और उसका एंट्री जो एंड एंट्री है वो ना हो, वो तब भी इग्नोर हो जाती है। रीडन सिर्फ एक केस में होती है जब उसका बिगन भी हो और कमिट की एंट्री भी हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपने MCQs के लिहाज से याद रखनी है। चेक पॉइंट से रिकवरी क्यों इफेक्टिव होती है? तो RM जो है हमारे पास वो ये चीज़ RM को स्टार्ट से लोग जो है वो रीड नहीं करना पड़ता, सिर्फ लास्ट चेक पॉइंट के बाद का जो डाटा है वो चेक करना पड़ता है। इससे टाइम भी बच जाता है, सिस्टम रिसोर्सेज भी सेव हो जाते हैं। अब देखते हैं हमारी जो डेफर्ड अप्रोच है, ठीक है, वो क्या कहती है। तो की पॉइंट्स उसकी हैं कुछ, उनको देख लेते हैं। तो डाटा जो है वो जो डाटा है हमारे पास वो कमिट से पहले डिस्क पर राइट नहीं होता, सिर्फ जो लॉग है हमारे पास वो फाइल मेंटेन की जाती है।
अब क्रैश के बाद क्या होता है हमारे पास, क्रैश के बाद जो कम्युनिटी ट्रांजिशन होती हैं वो रीडो हो जाती हैं। अब लॉग फाइल में जो चेक पॉइंट्स हैं उनके रिकॉर्ड होती हैं। अब चेक पॉइंट जो होती हैं ना हमारे पास रिकवरी को फास्ट और एफिशिएंट बनाते हैं। क्यों? क्योंकि जहाँ पे चेक पॉइंट होते हैं वहीं से आगे कर लेते हैं, इससे हमारा टाइम भी सेव हो जाता है और इससे हमारे रिसोर्सेज भी सेव हो जाती हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंक्रीमेंटल लॉग विद इमीडिएट अपडेट। ये अप्रोच डेफर्ड अपडेट से अलग है। क्यों? क्योंकि डेटाबेस के बफर फॉरन अपडेट होती हैं जब राइट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। डिस्क या फाइल अपडेट बाद में होती है जब सिस्टम को कन्वीनियंट लगती है। अब यहाँ पे कुछ इसकी की पॉइंट्स हैं, उनको देख लेती हैं। तो बफर अपडेट फॉरन होता है, कमिट का वो वेट नहीं करता। नेक्स्ट है डिस्क अपडेट बाद में होता है जिससे परफॉर्मेंस उसकी बेटर होती है। फिर है हमारे पास लॉग, लॉग फाइल में मेंटेन होती है लेकिन थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ होती है। इसी तरह जो अंडो होता है वो पॉसिबल होता है अगर ट्रांजिशन इसमें अबॉर्ट हो जाए। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं। अगर एक ट्रांजिशन राइट करके बफर अपडेट कर देता है और बाद में अबॉर्ट हो जाए तो चेंजेस को कैंसिल करना ज़रूरी होता है। इसलिए लॉग फाइल में ओल्ड और न्यू वैल्यू रिकॉर्ड होती है जो रिकवरी के लिए हेल्प करती है। अब रिकॉर्ड फाइल में जो फाइल है उसको लिखने का ना एक सीक्वेंस होता है। अब टी आर ऑब्जेक्ट ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू। अब टी आर यहाँ पे जो है वो रिप्रेजेंट करता है हमारी ट्रांजेक्शन की आईडी। जो ऑब्जेक्ट है वो वैल्यू जो हमारे अब लिख रहे होते हैं उस चीज़ को अपडेट करते हैं। जो ओल्ड वैल्यू है वो वैल्यू राइट से पहले वाली वैल्यू लिखता है और इसी तरह जो न्यू वैल्यू है वो वैल्यू राइट के बाद वाली वैल्यू लिखता है। ये जो रिकॉर्ड है वो हेल्प करता है अगर ट्रांजिशन अबॉर्ट हो जाए तो डेटाबेस को पहले वाले स्टेट में वापस लेके आना हो, तब हम ये वाली चीज़ यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे कुछ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स हैं, उनको हम स्टडी कर लेते हैं। तो जो लॉग फाइल में रिकॉर्ड लिखा जाता है उसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। पहले हम ट्रांजेक्शन की आईडी लिखती हैं, उसके बाद हम वो वैल्यू लिखती हैं, फिर ओल्ड वैल्यू लिखती हैं, देन न्यू वैल्यू लिखती हैं जब हमने कोई भी वैल्यू लॉग फाइल में लिखनी हो। डेटाबेस जो है वो बफर में उसकी वैल्यू अपडेट होती है। जो लॉग का रिकॉर्ड होता है वो डिस्क में सेव होता है। जो डेटाबेस है वो अपडेट तब होता है जब कन्वीनियंट हो, और हमारा कमेंट तब होता है जब लॉग में टी की वैल्यू हो, ठीक है, और साथ में कमेंट का जो रिकॉर्ड है वो ऐड हो। आगे हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट की। हमारे पास रिकवरी सीक्वेंस, जब सिस्टम क्रैश होता है और डीबीएमएस दोबारा स्टार्ट होता है तो रिकवरी मैनेजर, जिसको हम आरएम कहते हैं, वो रिकवरी प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर देता है। आरएम का क्या, दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये कमिटी जो ट्रांजिशन है उसको रीडो करना, और दूसरी ये कि अबॉर्टेड या जो इनकम्प्लीट ट्रांजिशन है उसको अंडो करना। क्रैश के बाद आरएम जो है वो क्या करता है, आरएम डिस्क पर जो मौजूद फाइल्स होती हैं लॉग फाइल्स उनको चेक करता है और ट्रांजेक्शन को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देता है। वन बाय वन पढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो T1 यहाँ पे बिगिन हो रहा है, यहाँ पे कमेंट हो रहा है। इसी तरह T2 यहाँ पे बिगिन हो रहा है, यहाँ पे जाके अबॉर्ट हो रहा है, और जो T3 है वो बिगिन हो रहा है। अब यहाँ से तो देखो तो 3 कैटेगरीज में डिवाइड है, T1, T2 एंड T3। इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अभी जिन ट्रांजेक्शन ने लॉग T1 और में बिगिन और कमिट किया, ठीक है, अब ये दोनों मिल जाएंगी, उन ट्रांजेक्शन्स को रीडो किया जाता है। राइट ऑपरेशन जो है वो फॉरवर्ड ऑर्डर में जो है वो एग्जीक्यूट होती हैं। न्यू वैल्यूज जो हैं वो ऑब्जेक्ट में कॉपी की जाती हैं। अगर पहले से लिखी हुई हों तो भी नुकसान नहीं होता इसमें। अब यहाँ पे आप लोग देखो, एक्स की जो वैल्यू है वो 33 है, जो 9 वाई की वैल्यू है वो 9 है, और एक्स की वैल्यू है जो वो 18 है। अगर ये वैल्यूज़ पहले लिखी हुई हों तो भी इशू नहीं होगा, फाइनल स्टेट इसकी करेक्ट रहेगी हमेशा। नेक्स्ट स्टेट देख लेते हैं जिसमें हमारे पास बिगिन और अबॉर्ट हो रहा है। तो उन ट्रांजेक्शन को रीडो किया जाता है। अंडो का क्या मतलब है, अंडो का मतलब ये है कि राइट ऑपरेशन रिवर्स ऑर्डर में चलाई जाती हैं। ओल्ड जो वैल्यू हैं वो वापस की जाती हैं। ट्रांजिशन का जो पूरा इफेक्ट हो वो कैंसिल हो जाता है। अंडो प्रोसेस अब काम कैसे करता है, T2 जो हमारे पास है, अब यहाँ पे T2 में हमने एक 43 वैल्यू ली है और दूसरी हमने ली है हमारे पास 80 है। अब T2 राइट करेगा T2A, और उसके पास हमारे पास वैल्यू क्या है, एक 80 है और दूसरी 3 है, 80 और 43 है। रिवर्स ऑर्डर के स्टेप हम लगाएंगे। जो लास्ट अंडो वैल्यू थी हमारे पास थी वो 43, और T2 की वैल्यू को हमने 43 से रिप्लेस करके हमने लगाया 80। तो अब ऑब्जेक्ट A के पास जो है वो वापस 80 वाली वैल्यू आ जाएगी। तो T2 का पूरा इफेक्ट जो है वो ख़त्म हो गया, यानी 43 से हम 80 पर आ गए,
ठीक है। तो ये हमारा अंडो है, कौन सी, सेकंड स्टेट का अंडो। अब हम T3 की बात करते हैं, तो इसमें भी हमारे पास अंडो होगा। T3 का सिर्फ बिगिन था, कमेंट नहीं था, इसलिए उनकी जो राइट्स हैं वो भी रिवर्स ऑर्डर में अंडो होंगी, यानी ओल्ड वैल्यूज होंगी वो उसमें वापस आ जाएंगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम कंकरेंसी कंट्रोल की। कंकरेंसी कंट्रोल को हम CC भी कहते हैं। ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट का सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि मल्टीपल जो यूज़र्स होते हैं ना, उनको एक ही वक्त में डाटाबेस को असेस कर लें, लेकिन डाटाबेस जो है वो इनका इनकंटेंसी ना हो, ठीक है। कंकरेंसी जो कंट्रोल होता है वो असेस कैसे होता है, तो जब ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र सेम डाटाबेस यूज़ कर रहे हो और इसके अलावा सेम टाइम में यूज़ कर रहे हो, तो इसे कंकरेंसी असेस कहती हैं। फॉर एग्जांपल बैंक सिस्टम में हज़ारों लोग एक साथ ATM की जो मशीन होती हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं, तो ये कंकरेंसी कंट्रोल की एक एग्जांपल है। कंकरेंसी कंट्रोल जो है वो ज़रूरी क्यों होता है, तो सबसे पहले तो ये है कि डाटा शेयरिंग, यानी डाटाबेस के जो बेसिक पर्पस है हमारा, कि सबसे इम्पॉर्टेंट पर्पस है कि डाटा को शेयर करता है। डाटाबेस का बेसिक गोल ये होता है कि डाटा को शेयर करना। अगर सिर्फ एक यूज़र को अलाउ करे, बाकी सब वेट करें, तो सिस्टम बहुत ज़्यादा स्लो और यूज़लेस हो जाएगा। सेकंड, हमारे पास ये है कि जो टाइम है ना, टाइम बचाता है। अगर आज के यूज़र को वेट करना जो है वो पसंद नहीं करते, फास्ट रिस्पॉन्स चाहते हैं, अगर हर यूज़र को टर्न बाय टर्न असेस मिले तो सिस्टम बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंट हो जाएगा। और थर्डली इसमें ये है कि हार्डवेयर का बेस्ट यूज़ है। अब हमारे पास नेक्स्ट है, पहला तो ये है कि डेटाबेस का गोल है, पहला डाटा को शेयर करना, दूसरा टाइम बचाना, और तीसरा हार्डवेयर का बेस्ट यूज़। यानी आजकल के जो कंप्यूटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मल्टीटास्किंग वो कैपेबल कर सकती हैं, यानी कि अच्छे से वो काम कर सकती हैं अगर ज़्यादा उनको काम दिया भी जाए। तो अगर सिर्फ एक यूज़र को असेस दें तो रिसोर्सेज जो हैं वो उसके वेस्ट हो जाएंगे। आगे हम बात कर लेते हैं कि कंकरेंट जो एसेस है उससे कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो अगर कंकरेंसी कंट्रोल प्रॉपर्ली अप्लाई ना हो, तो जब मल्टीपल यूज़र एट अ टाइम डाटाबेस को असेस करते हैं तो सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं। डाटाबेस इनकॉन्सिस्टेंस हो जाता है, जो बिल्कुल अलाउड नहीं होता। कंकरेंट एसेस की वजह से 3 मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं। सबसे पहले लॉस्ट अपडेट, फिर अनकमिटेड अपडेट, और फिर इनकंसिस्टेंस जो है प्रॉब्लम वो आ जाती है। तो इन सबको बारी बारी डिस्कस करते हैं। तो लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम क्या होती है, जब दो ट्रांजैक्शन सेम डाटा को रीड करें, दोनों अपनी अपनी कैलकुलेशन करें और एक को अपडेट दूसरे को अपडेट को ओवरराइट कर दे, एक अपडेट जो है वो लॉस्ट हो जाती है। अगर सिंपल एग्जांपल इसकी देखें तो TA जो है वो रीड कर रहा है बैलेंस, वो करता है 1000, और T2 जो है वो एट अ टाइम रीड कर रहा है TB जो है वो है 1000, ठीक है। दोनों सेम अकाउंट को असेस कर रहे हैं। तो T1 जो है वो रीड करता है उसी टाइम 1000, और T2 जो है वो भी रीड करता है कि उसके पास भी 1000 है। अब T1 जो है T3 क्या करेगा, जो बैलेंस है उसमें से 50 को माइनस कर देगा, ठीक है, माइनस कर देगा। तो अब अच्छा, अब यहाँ पे क्या हुआ, T3 में ना इसने क्या किया, T1 ने ना बैलेंस जो है वो 50 का ना यहाँ से माइनस कर दिया। टोटल बैलेंस में से 50 माइनस, यानी कि अकाउंट में से उसने 50 रुपीज़ निकाल लिए। तो अब उसको क्या शो होगा, 950 होगा। और उसी टाइम पे जो T2 है हमारा, T2 जो TA है उसने 50 का माइनस कर दिया, और TB जो है वो उसी टाइम 10 को प्लस कर रहा है, ठीक है। तो इसके हिसाब से 950 होगा और इसके हिसाब से 10 होगा। क्यों, अब ये देखो, अब TA ने जब डाटा किया, अब यहाँ पे हमारे पास दो कैटेगरीज हैं, एक TA है हमारे पास और दूसरा हमारे पास TB है, ठीक है। TA ने 50 को यानी पहले दोनों ने बैलेंस देखा 1000 था, ठीक है। अब TA ने बीच में से 50 रुपीज़ माइनस किए, तो उसके हिसाब से उस डाटा में 950 पैसे, यानी कि उसके अकाउंट में 950 रहने चाहिए। और TB ने जब उस अकाउंट को देखा उसके पास 1000 थे, ठीक है, तो उसने बीच में 10 को प्लस किया, 10 को प्लस किया, तो उसके हिसाब से 10 होना। लेकिन असल में तो पैसे कितने बने, असल में पैसे को तो हिसाब कुछ और बनता है ना, यानी इसने इसके हिसाब से 10 है और इसके हिसाब से 950 है, तो ये जो डाटा है ये ओवरराइट हो जाता है, ठीक है। तो ये लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम होती है यहाँ पे यानी इस चीज़ को देखा जाता है। अब जो दोनों ट्रांजैक्शन करेक्ट है, लेकिन इनका जो डाटा है ना वो ओवरराइट हो गया है, ठीक है।
अनकमिटेड जो अपडेट होती है हमारे पास, उसमें क्या होती है, एक ट्रांजैक्शन अपडेट करता है लेकिन कमिट नहीं करता, और दूसरा जो ट्रांजैक्शन है उसकी अपडेटेड वैल्यू को रीड कर लेता है। अगर पहला ट्रांजैक्शन अबॉर्ट हो जाए तो दूसरी ट्रांजैक्शन की जो डर्टी वैल्यू है वो यूज़ हो चुकी होती है। ठीक है, अब समरी देख लेते हैं। तो इस लेक्चर में हमने अपने क्रैश रिकवरी के टॉपिक्स को कंप्लीट किया है। हमने देखा कि डेटाबेस क्रैश होने के बाद रिकवरी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो टूल है वो लॉग फाइल होती हैं। लॉग फाइल का क्या क्या रोल होता है, हर ट्रांजैक्शन के लिए इंपॉर्टेंट स्टेप लॉग फाइल में रिकॉर्ड हो जाती है। क्रैश के बाद रिकवरी मैनेजर इसी फाइल की मदद से डाटाबेस को कंस्टेंट स्टेट में वापस लेके आता है। अब जो डेफर्ड अपडेट होती है ना हमारे पास, उसको हम देखते हैं इमीडिएट अपडेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो डेटाबेस अपडेट तब होती है जब कमिट होता है, लॉग फाइल में सिर्फ न्यू वैल्यू स्टोर होती है, क्रैश के बाद सिर्फ कमिटेड के जो ट्रांजैक्शन है वो रीड हो जाती है। इमीडिएट अपडेट में क्या होता है, डेटाबेस राइट स्टेटमेंट पर ही अपडेट हो जाती हैं। लॉग फाइल में जो हमारी ओल्ड वैल्यू होती है और जो हमारी न्यू वैल्यू होती है दोनों स्टोर हो जाती है, और क्रैश के बाद क्या होता है, जो कमिटेड की ट्रांजैक्शन होती है ना वो रीडो हो जाती है। अब अनकमिटेड जो ट्रांजैक्शन है ना वो अबॉर्टेड हो जाती है और ट्रांजैक्शन जो है वो अंडो हो जाती है। तो इस तरह दोनों अप्रोचेस में जो लॉग की फाइल का स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, सिर्फ राइट का जो रिकॉर्ड है वो और उसका जो फॉर्मेट है वो बस डिफरेंट होता है। तो आई होप सो आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट चैप्टर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। बाकी वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है, और बाकी फ्रेंड्स और ग्रुप्स के साथ भी शेयर करना है ताकि आपके साथ साथ उनकी भी हेल्प आउट हो जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।